हेलो दोस्तों, हम लोग आज एक नए पड़ाव से शुरू करने जा रहे हैं सबसे डरावनी, सबसे अचंभित करने वाला सब्जेक्ट, दैट इज़ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरे से पढ़ते वक्त दो बातों पर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी है आपको। पहला, जो नोट्स मैं यहाँ पे स्लाइड्स में लिखूँगा, और दूसरा जो पार्ट में एनसीईआरटी का डेली पढ़ाता रहूँगा। ठीक है ना। तो शुरू करते हैं इनऑर्गेनिक का पहला यूनिट। बेसिक से हम लोग शुरू करेंगे। नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। शॉर्ट में बहुत लोग आप लोग इसको पीरियोडिक टेबल के नाम से भी जानते रहेंगे। दोनों ही नाम का मतलब खड़ाक से हम लोग समझ लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, किसी भी, जैसे एलिमेंट्स बहुत सारे हैं, आपने नंबर सुना होगा 118 एलिमेंट्स टिल डेट डिस्कवर्ड है। अब एलिमेंट्स इतने सारे हैं, अब हर एक एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ अलग अलग समझने बैठ जाएंगे तो कभी भी सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कवर किया ही नहीं जा सकता। इस वजह से ऐसे एलिमेंट्स को फाइंड किया गया जो अपने में समानता, कुछ ना कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ दिखाते हों, और उन्हें ढांचे के फॉर्म में, यानी कि टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का कोशिश किया गया। इसीलिए बोला गया है क्लासीफाई। एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया गया, एलिमेंट्स को। और फिर ये हमारे चैप्टर का फर्स्ट पार्ट रहेगा जिसमें हम एलिमेंट्स को क्लासीफाई करेंगे। हम लोग बहुत सारे एलिमेंट्स हम लोग याद करेंगे। एलिमेंट्स याद करने के निमोनिक्स याद करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखना होता है हम ये याद करेंगे। हम ग्रुप पीरियड आइडेंटिफिकेशन वगैरह जैसी चीज़ों पे भी हम लोग ध्यान देंगे। ठीक है ना। कुछ बहुत ही ज़्यादा जो बेसिक टर्म्स आती हैं, जैसे कि आपका डॉबेर्नियर ट्रायड आता है, आपका न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ आता है। ये सब कभी भी कहीं भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर नहीं पूछा जाता है। मेनली आप अपने मॉड्यूल्स के इलस्ट्रेशन वगैरह के अंदर ही इसके सवाल देखेंगे, वरना कोई ख़ास इंपॉर्टेंस नहीं है उन टॉपिक्स की। तो बिल्कुल आखिरी में जब हम लोग का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उस वक्त हम लोग ऐसे टॉपिक्स को ध्यान दे रहे होंगे। ठीक है ना। तो पीरियोडिक टेबल का हम लोग जो पहला टॉपिक शुरू करने वाले हैं उसका नाम है मोज़लेज एक्सपेरिमेंट। पहले इंट्रोडक्शन होगा, फिर एलिमेंट्स याद करने का भी प्रॉपर तरीका सिखाया जाएगा। ठीक है ना। तो मोज़लेज एक्सपेरिमेंट क्या है? सिर्फ एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जो काम का है, क्योंकि इससे सवाल बनते हैं। एक सवाल बनता है, अच्छा वो मैं आपको सिखा भी दूंगा। तो मोज़लेज एक एक्सपेरिमेंट था क्या? बेसिकली मोज़ले जो था एक साइंटिस्ट, उसने एक हैवी मेटल लिया। हैवी मेटल का मतलब होता है कि उसने एक डी ब्लॉक का मेटल पिक किया। ठीक, उसने एक हैवी मेटल पिक किया और उस पर गिराई हाई एनर्जी की इलेक्ट्रॉन बीम्स। क्या गिराई? हाई एनर्जी की इलेक्ट्रॉन बीम्स। अब कोई भी एलिमेंट या कोई भी पार्टिकल पे अगर हम लोग एनर्जी गिराते हैं, क्योंकि हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम गिराई है, तो वो पार्टिकल उस एनर्जी को अब्जॉर्ब करता है, और जिस फ्रीक्वेंसी की वेवलेंथ वो अब्जॉर्ब कर पाता है उसको अब्जॉर्ब कर लेता है, और बची खुची वेवलेंथ को वापस एमिट कर देता है। अब जो रेडिएशंस, या जो मैं बोल सकता हूँ एनर्जी अब्जॉर्ब करने के बाद ये हैवी मेटल रिलीज़ कर रहा था, कुछ भी आप मान सकते हैं। आप इसको टाइटेनियम मान सकते हैं। एग्जैक्टली जानने का आपको कोई सेंस नहीं बनता है, इस वजह से इसको इग्नोर कीजिए। हैवी मेटल मतलब एक डी ब्लॉक का एलिमेंट, सिर्फ दिमाग में ध्यान रखना है। तो हैवी मेटल पे गिराई हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम्स, पार्टिकल्स ने उसको अब्जॉर्ब की, जो अब्जॉर्ब कर सकता था उसको अब्जॉर्ब की, और बाकी को वापस से एमिट कर दिया। अब वापस से जो फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी की एनर्जी एमिट की,
वो फ्रीक्वेंसी लाई कर रही थी एक्सरे रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। ये सब टर्म्स हैं जो आपको ऑलरेडी पता होनी चाहिए। जैसे आपने सुना होगा बहुत सारे टाइप की रेज होती हैं, यूवी रेज, गामा रेज, एक्स रेज, इंफ्रारेड रेज, फार इंफ्रारेड रेज, तो उनमें ही ये टाइप होता है एक्स रेज। ठीक, तो क्या किया, हाई एनर्जी, आप लोग अपनी सुंदर सुंदर राइटिंग में अपनी नोटबुक में इसको नोट कर लीजिएगा। मेरा अभी नया टैबलेट लिया है तो उसमें राइटिंग बहुत अच्छे से अभी तक जम नहीं पाई है, आई प्रैक्टिस। ओके, तो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम एक साइड से गिराई, मेटल ने अब्जॉर्ब की और फिर अब्जॉर्ब करने के बाद बची हुई फ्रीक्वेंसी को फेंक दिया एक्सरेज की फॉर्म में। अब जब इस एक्सरे की फ्रीक्वेंसी पता की गई, यानी कि न्यू, इसको न्यू बोलते हैं, इस वाले सिग्नल को न्यू बोलते हैं, और इसको आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अंदर पढ़ा होगा फिजिक्स के अंदर, इसको म्यू बोलते हैं, म्यू, और दिस इज न्यू, ठीक है ना, NEU। तो फ्रीक्वेंसी जब एक्सरे की नापी गई, दैट इज जब न्यू नापा गया तो पाया गया, तो एक रिलेशन, जैसे जब हमेशा हर एक साइंटिस्ट जब भी किसी दो चीज़ में, यहाँ पर एटॉमिक नंबर और फ्रीक्वेंसी के बीच में रिलेशन हम लोग निकाल रहे हैं, तो उसको पता चला कि जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं बिटवीन रूट ऑफ न्यू एंड जेड, तो उसको एक स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन होगी। स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन होने का मतलब क्या होता है? स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन होने का मतलब होता है कि इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है। ये ग्राफ पर ध्यान मत देना, इस ग्राफ को मैं वापस से लेकर के आऊँगा और प्रॉपरली एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है ना। तो उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन दिखाई पड़ गया, तो ये हमारा मोज़ले का कंक्लूजन है। अगर एग्ज़ाम में सवाल आता है कि बताओ मोज़ले ने क्या कंक्लूड किया था अपने एक्सपेरिमेंट से, तो द आंसर विल बी कि ही प्रपोज्ड कि द obtained frequencies of the X-ray are directly proportional to the atomic number of the heavy metal used। ठीक है ना, तो ये याद ही करना है। इसमें बहुत कहानी है जो मैंने सुनाई, कुछ भी काम की नहीं है। दो बात काम की है। पहली बात, इट इज़ बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। मोज़ले का एक्सपेरिमेंट एटॉमिक नंबर पर बेस्ड था, एंड अकॉर्डिंग टू इट द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक नंबर। अब ये न्यू क्या है भाई? न्यू इज़ द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। न्यू जो होता है वो क्या डिपेंड करता है? इट शोज़ कि व्हाट द फिजिकल एंड द केमिकल, ये बात है आगे की, ठीक है ना। बहुत इस पर अभी याद ही करना है आपको मेनली इसके बारे में। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि पहले इट इज़ बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर, ठीक है ना। Z इज़ द नोटेशन ऑफ एटॉमिक नंबर। मैं इसके बाद मैं सिर्फ Z ही यूज़ करने वाला हूँ। दूसरा, अकॉर्डिंग टू इट द फिजिकल एंड chemical properties of elements are a periodic function of their atomic number। ठीक, ये लाइन NCERT में एर्बिटस लिखी है, तो हमें एर्बिटस याद भी करनी पड़ेगी। ओके, मैं बात कर रहा था इस ग्राफ के बारे में, इसको ज़रा एक बार हम लोग गौर देते हैं, ठीक है ना। देखिए, लास्ट पेज पे लिखा था इक्वेशन, रूट न्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z। ठीक, थोड़ा सा यहाँ पे मैथ लगेगी तो प्लीज़ बियर इट। जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो आते हैं कुछ कॉन्स्टेंट्स। इन दिस केस जब प्रोपोर्शनलिटी हटेगी तो रूट न्यू इज इक्वल्स टू AZ माइनस B। कहाँ से आया, कैसे आया, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ये याद भी नहीं करना वैसे भी, ठीक है ना। बस मैं आपको डिराइव करा रहा हूँ कि कैसे इसका ग्राफ प्लॉट होगा। यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ A और B क्या है, एक सॉरी पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स है, ठीक है ना। तो ये इक्वेशन तैयार हो गई है। ये इक्वेशन को याद बिल्कुल भी नहीं रखना, ठीक है ना, याद नहीं रखना, इसको ग्राफ प्लॉट करना है इससे। तो रूट न्यू,
क्या हो जाएगा, आपने बहुत फेमस इक्वेशन आपकी फिजिक्स में सुनी होगी, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी प्लस माइनस सी। ये इक्वेशन डिपेंड करता है कि द गिवन ग्राफ इज सपोज टू बी अ स्ट्रेट लाइन। अब वो स्ट्रेट लाइन कई प्रकार की होती हैं, स्ट्रेट लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन, और इट माइट बी स्ट्रेट लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम पॉजिटिव एक्सिस, और इट माइट बी पॉजिटिव वर्टिकल एक्सिस, और इट माइट बी अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम पॉजिटिव हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ठीक है ना, ये सारे ही ग्राफ जो होते हैं, अब y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस सी पर उतना डीप में नहीं जाना है हम लोग को अपना काम चलाना है। ठीक है ना, तो रूट न्यू इज इक्वल्स टू ए जेड माइनस बी, तो इक्वेशन बनी y इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस सी। ठीक है ना, अब सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे तो बस एक ही ये क्या अजीब सा, तो सुनो और सिंप्लीफाई करते हैं। रूट न्यू इज इक्वल्स टू ए जेड माइनस ए बी। अब फिर से लिखो इसको, y इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस सी, एम एक्स और ये पूरा ए बी क्या है, टर्म सी है। ठीक, और साफ लिख दे रहा हूँ, रूट न्यू इज इक्वल्स टू ए जेड माइनस ए बी, वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस सी। अब जो हमारा a है ये m है, विच इज़ अ कांस्टेंट। z क्या है, याद करिए x एक्सिस पे हमने z को रखा था और यहाँ पे न्यू को रखा था y पे, तो y क्या है हमारा रूट न्यू, a क्या है m, और z क्या है हमारा x एक्सिस पर प्लॉट हुआ है, और ये एक कांस्टेंट c है। ठीक, तो अब इस पर एक सवाल आता है। ठीक है ना, सवाल बहुत ध्यान से सुनेंगे और एक बार खुद करने का ट्राई करेंगे। सवाल है कि बताओ कौन सा ग्राफ, थोड़ा सा इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ होगा, सवाल पे ध्यान देना है मेनली, कौन सा ग्राफ मोज़ले के एक्सपेरिमेंट को सही से एक्सप्लेन करता है। ठीक है ना, देखिए 4 ऑप्शन दे रहा हूँ मैं। फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, ये 0 है। ठीक है ना, ये 0 है। थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन। थोड़ा सा बेसिक ग्राफ की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है ना, मैं आपको कुछ वक्त दे रहा हूँ, तो आप वीडियो पॉज कर लीजिए और फिर दिमाग लगाइए। आई होप सॉल्व कर लिया होगा। तो अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ठीक है ना, वापस से ग्राफ ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ठीक, नाउ लेट्स चेक ईच ऑफ द ऑप्शंस। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, बहुत जाहिर सी बात है कि इक्वेशन थी रूट न्यू प्रपोर्शनल टू z, तो इक्वेशन स्ट्रेट लाइन होगी। तो अगर कोई ऑप्शन ऐसा रहा होता, क्योंकि नहीं है इस केस में, ऐसा रहा होता या ऐसा रहा होता या ऐसा रहा होता, तो वो आंसर नहीं होता। ठीक, वेरी क्लियर। अब सर तो ये ऑप्शन हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, लेकिन अब बातों को गौर करेंगे कि इक्वेशन क्या बनी थी। इक्वेशन हमारी बनी थी रूट न्यू इज इक्वल्स टू ए जेड माइनस ए बी, या बोलूँ कि वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस सी इक्वेशन बनी थी। तो वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस सी इज आर इक्वेशन। माइनस सी क्या शो करता है, माइनस सी शो करता है कि जो हमारा प्लॉटेड ग्राफ होगा वो नेगेटिव
वाई एक्सिस से इंटरसेक्ट कर रहा होगा, ना कि पॉजिटिव जेड एक्सिस से, ना कि पॉजिटिव वाई एक्सिस से। आई एम वेरी सॉरी, फिर से बोल दे रहा हूँ। -c ये इंडिकेट करता है कि हमारा इंटरसेप्ट इन शॉर्ट नेगेटिव होगा, और m बिकॉज इट वॉज अ पॉजिटिव कांस्टेंट, यहाँ पे a हमारा पॉजिटिव कांस्टेंट था, तो स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव। नेगेटिव इंटरसेप्ट का बेसिक मतलब होता है कि ग्राफ ये वाली लाइन जो है इसके निचले वाले हिस्से पे कट के जाएगा, और पॉजिटिव स्लोप का मतलब होता है कि ये एक्स एक्सिस से बनने वाला जो एंगल होगा थीटा, इट विल बी लेस देन 90 डिग्री या इक्वल देन 90 डिग्री। ठीक है ना, ये इसका बेसिक सा मतलब होता है। तो अगर इस पे हम लोग जाएं तो अब दो बात समझ में आ गई। पहला कि ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा, दूसरी बात ये कि हमारा जो स्लोप होगा वो पॉजिटिव होगा। तो चारों ही केस में अगर आप देखेंगे, सॉरी ये मैंने थर्ड ने बनाया नहीं, तो चारों ही केस में अगर आप देखेंगे तो हमारा जो थीटा है, यानी कि जो हमारा स्लोप है, दैट इज़ पॉजिटिव ओनली। तो हमारा जो स्लोप है वो क्या है, चारों ही केसेस में पॉजिटिव है। देखना क्या है कि इंटरसेप्ट नेगेटिव होना चाहिए। तो क्लियरली दो ऑप्शंस तो हम लोग ऐसे ही काट सकते हैं। पहला इसको काट दो, क्योंकि इंटरसेप्ट नेगेटिव नहीं है। पहला इसको हमने काट दिया। सर इसका इंटरसेप्ट नेगेटिव लग रहा है, इसका तो पॉजिटिव है, तो ये भी नहीं होगा, और इसका भी इंटरसेप्ट नेगेटिव लग रहा है। तो अब फंस गए, दो ऑप्शन आ गए। तो एक और बात मैं आपको गौर कराता हूँ मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स लग रही है एक्सेप्टेड, भाग नहीं सकते इससे, एक्सेप्ट करना पड़ेगा चीज़ों को। ये वो ग्राफ है, ठीक है ना। सर इसका भी इंटरसेप्ट अगर हम देखें तो बनाया नहीं है आपने क्वेश्चन में, लेकिन इसका भी इंटरसेप्ट ऐसे ही एक्सटेंड होगा, लेकिन शो नहीं किया है। अब शो नहीं करने की वजह से ही ये हमारा आंसर जाता है, यानी आंसर हमारा बी है। क्यों है, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। देखो यहाँ पर ग्राफ टच हुआ है, ये शो कर रहा है कि रूट न्यू कैन बी नेगेटिव ऑल्सो, बट मैथमेटिक्स ये कहता है कि √4 इज ऑलवेज एंड ऑलवेज इक्वल्स टू +2। √4 कभी भी +-2 नहीं होता है। ये मैथमेटिक्स है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना। अगर मैं बोलता हूँ 2 का स्क्वायर क्या होगा, तो ऑफकोर्स इट इज़ +-4, लेकिन मैं बोलता हूँ 4 का रूट क्या होगा, तो इट इज़ ओनली +2। इसका मतलब कि न्यू का रूट जो होगा, न्यू का जो रूट होगा, इट विल बी ऑलवेज बी अ पॉजिटिव वैल्यू, इट कैन नेवर बी अ नेगेटिव वैल्यू। डैट्स वाई इस वाले ग्राफ में हमने नीचे वाले पोर्शन को दिखाया ही नहीं, और इसमें नेगेटिव वैल्यू को इंडिकेट कर रहा है, इस वजह से आंसर ये नहीं होगा। हमारा आंसर ये होगा बिकॉज द ग्राफ इज़ इंडिकेटिंग कि हर जेड की वैल्यू पर हमारा जो रूट फ्रीक्वेंसी होगा वो पॉजिटिव होगा या 0 हो सकता है, लेकिन नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है ना। तो बहुत बेसिक सा हमने अभी पहला चैप्टर का पहला टॉपिक कंप्लीट किया है, विच इज़ मोजलेस एक्सपेरिमेंट।